हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 के विषय भौतिक विज्ञान का पहला चैप्टर प्रकाश। जो आपका पहला लेसन है प्रकाश, उसी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पहली बात है प्रकाश। तो प्रकाश क्या होता है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो पहले हम देखते हैं प्रकाश की परिभाषा क्या होती है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जिन तरंगों का तरंगदैर्घ्य 39 अंगस्ट्रांग से 78 अंगस्ट्रांग लगभग 4000 अंगस्ट्रांग हम मान सकते हैं होती इतनी ही लगभग मान सकते हैं 4000 अंगस्ट्रांग से 8000 अंगस्ट्रांग तक वाली तरंगों को हमारी आंखें सुग्राहित सही संसूचित कर लेता है। इन्हीं चुंबकीय तरंग को प्रकाश कहते हैं। तो आप मतलब इसमें जो बातें आ रही हैं, अब पहले हमने पढ़ा होगा, पहले जो कक्षा 8 में होती थी, क्लास 8 में बात होती थी कि आपका प्रकाश एक ऊर्जा है। सब हमने डेफिनेशन पढ़ी जिसके साथ हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। लेकिन अब थोड़ा हम जिस तरह उच्च कक्षा में जाते हैं उस तरह परिभाषा कुछ इसकी बदल गई है। आगे जाएंगे तो और भी इसकी थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, लेकिन हम बात करते हैं यहाँ पर कि जो होती है परिभाषा क्या होती है। 10 में अब हमें क्या समझना चाहिए कि विद्युत चुंबकीय तरंग जो प्रकाश की डेफिनेशन या परिभाषा क्या हो सकती है। तो प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है और जिन तरंगों का तरंगदैर्घ्य कितना होना चाहिए 39 अंगस्ट्रांग से 78 अंगस्ट्रांग लगभग 4000 अंगस्ट्रांग से 8 अंगस्ट्रांग तक वाली तरंगों को हमारी आंखें सुग्राहित सही संसूचित कर लेता है। मतलब हमारा कहने का तात्पर्य यह है कि जो तरंग होती है, जो चुंबकीय जो तरंग होती है, उनका तरंगदैर्घ्य केवल अगर इतने से इतना तक हो, मतलब 39 से 78 इतनी हमारी आंखें उसको सुग्राहित कर लेती है। इसी के कारण हमें वो मतलब दिखाई देती है प्रकाश। और जो इससे अधिक होती है, जो इससे कम होती है, हमारी आंखें नहीं देख पाती, उन्हें हम प्रकाश नहीं कहते। मतलब ये प्रकाश से कह सकते हैं कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग का एक भाग है जिसका तरंगदैर्घ्य कितना है 39 अंगस्ट्रांग से 7800। माने जितने भी आपके रंग आते हैं सब इन्हीं 39 अंगस्ट्रांग से 78 अंगस्ट्रांग तक के बीच की जितनी भी तरंगदैर्घ्य होती है और उन तरंगदैर्घ्य से जो बनने वाले जो रंग होते हैं हमें दिखाई देते हैं। लेकिन इसमें जो आपकी बात आ रही है ये तरंग की बात और तरंगदैर्घ्य आपका ये वाली बात, तो ये दो चीज़ आपको थोड़ा नया लग रहा होगा। लेकिन आप 9th में ध्वनि चैप्टर जो आपका चैप्टर था ध्वनि, उसमें आपका तरंगदैर्घ्य के बारे में जरूर थोड़ा अध्ययन किए होंगे कि क्या होता है तरंगदैर्घ्य। लेकिन हम तब भी समझने की कोशिश करते हैं। चूंकि तरंग मैंने हम विद्युत चुंबकीय तरंग का जो है हम ग्राफ नहीं बनाने जा रहे हैं, हम बनाने किसका जा रहे हैं, केवल तरंग को समझने के लिए कि तरंग क्या है और उसे तरंगदैर्घ्य समझने की कोशिश करेंगे। इसकी तो ग्राफ दूसरा हो जाएगा। तो तरंग हम समझने की कोशिश करते हैं क्या तरंग क्या होती है। तरंग ये होती है कि स्ट्रिंग तथा गर्त बनाते हुए आगे बढ़ना ही क्या कहलाता है, आपका तरंग कहलाता है। अब स्ट्रिंग क्या होती है, तो स्ट्रिंग ये आपको मान लेते हैं कि माध्यम है आपका। माध्यम जो ऊपरी जो भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रिंग। और जो निचला जो भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं, गर्त। और यही स्ट्रिंग और गर्त के रूप में आगे बढ़ना ही क्या कहलाता है, तरंग। अब बात होती है स्ट्रिंग समझ में आ गई, गर्त समझ में आ गई, तरंग समझ में आ गई। लेकिन अब बात आई आपकी तरंगदैर्घ्य क्या होती है। तो तरंगदैर्घ्य भी बस यही स्ट्रिंग, जब ये उठा भाग है इसको हम स्ट्रिंग कहें, तो ये भी उठा हुआ भाग इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम भी कहेंगे स्ट्रिंग। क्या कहेंगे इसको हम, स्ट्रिंग कहेंगे। इसको क्या कहेंगे हम, गर्त कहेंगे। तो जो स्ट्रिंग और स्ट्रिंग इन दोनों के बीच की जो दूरी होती है उसे हम क्या कहते हैं, तरंगदैर्घ्य। थोड़ा भड़कीला लग रहा है ना, इतना ही समझ लीजिए। यही जो बीच की जो दूरी होती है उसे हम क्या कहते हैं, तरंगदैर्घ्य। और जो हमने जो माप को जो बताई है यही बीच की दूरी हम बताते हैं। और इसको अगर जिसका इतना होता है इतने बीच हो तो उसे हमें देख पाते हैं, बाकी सबको नहीं देख पाते। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गई बात कि आपकी तरंग क्या होती है, तरंगदैर्घ्य क्या होती है। यहाँ तक बात समझ में आ गई ना। तो तरंग क्या होता है कि स्ट्रिंग तथा गर्त के रूप में आगे बढ़ना है क्या कहलाता है, तरंग कहलाता है। स्ट्रिंग क्या होती है, किसी माध्यम के ऊपरी वाले भाग को क्या कहते हैं स्ट्रिंग, नीचे भाग को क्या कहते हैं गर्त। अब आती बात कि तरंगदैर्घ्य क्या होती है। तो चाहे हम स्ट्रिंग के बीच की दूरी माप लें, चाहे गर्त के बीच की दूरी में, और इनकी जो इतनी मतलब तेजी से मतलब ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते हैं कि इतनी छोटी इसके बीच की दूरी होती है कि हम उसको मानिए छोटी जो आपकी दूरी मापी जाती है एंगस्ट्राम मापी जाती है ना, तो इतनी छोटी होती है कि हम किस मापते हैं, एंगस्ट्राम मापते हैं।
और इसी तरह आगे बढ़ती है स्ट्रिंग गर्त के रूप में। जब आगे बढ़ती है तो स्ट्रिंग और गर्त के रूप में आगे बढ़ना ही क्या कहलाता है? आपका तरंग कहलाता है। वही तरंग का निर्माण होता है। तो अब आपकी बात आ गई यहाँ पर तरंग हो गई और आपकी स्ट्रिंग का। तो स्ट्रिंग के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? गर्त सॉरी तरंगदैर्घ्य कहते हैं। और गर्त के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? तरंगदैर्घ्य। चाहे हम स्ट्रिंग के बीच की दूरी बना पे चाहे गर्त, दोनों का वैल्यू सेम ही आएगी। तो इसे हम क्या कहते हैं? आपके समझ में आ गई। तो अब यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो तरंगदैर्घ्य, अब मान लेते हैं कि थोड़ी देर के लिए आपकी ये तरंगदैर्घ्य इससे बड़ी भी हो सकती है, 39 अंगस्टांग से छोटी भी हो सकती है। तो जब इससे छोटी इससे बड़ी जब हो सकती है तो भाई वो क्या आपका चुंबकीय तरंग वो भी तो रहेगी। तो इसके कहने मतलब क्या है कि आपका, तो जैसे कोई चीज़ है, आपको मान लेते हैं यहाँ पर कोई दूसरा एक चीज़ है, मैंने फिर यहाँ से यहाँ तक भी कोई दूसरी चीज़ है, फिर यहाँ पे कोई दूसरी चीज़ है। तो अगर इसको हम क्या कहेंगे? मतलब एक पूरी चीज़ का हम इसको तो एक भाग कहेंगे। मान लें इसको, इसका नाम को दूसरा रखेंगे, फिर ये जो भाग होगा इसका नाम को दूसरा रखेंगे। तो हम इसको मतलब क्या कि आपका जैसे कोई चीज़ आपको मान लेते हैं यहाँ पर, जैसे नहीं समझाया कि आपका कोई चीज़ है और उसका मतलब यहाँ से हमने से भाग हुआ, तो एक उसको हम क्या कहेंगे? एक तो इस चीज़ का एक भाग तो हम कहेंगे। तो आपका मतलब जैसे यहाँ से स्टांग वाली कोई हो गई, फिर जैसे हम बढ़ेंगे तो स्टांग माने बढ़ती है। जैसे स्टार्ट किया हमने 29 यहाँ तो मान लीजिए 39 है और यहाँ से मान लेते हैं 78 स्टांग है। अब इससे इधर जाएंगे तो बड़ी होगी, इससे इधर जाएंगे तो कम होगी। तो अब इधर का मतलब क्या आपका है? जब हम मैंने जाएंगे आगे तो ये आपका तरंग मतलब जो आपकी वैल्यू जो बढ़ रही है, यहाँ से हमारे यहाँ से जाएंगे, इधर बढ़ेगी, इधर आपका कम होगी। तो फिर हम कहेंगे तो मतलब इसका भले तरंग में देख रहे हैं, लेकिन हम इसको तो क्या कहेंगे? एक भाग तो ही कहेंगे इस पूरे का ही, जो कि इतने से इतने का एक भाग हमने अलग कर लिया। तो हम इसको कह सकते हैं कि जो प्रकाश है ये क्या है? आपका विद्युत चुम्बकीय तरंग का एक भाग है, जिसका तरंग कितना है? 39 अंगस्टांग से 78 अंगस्टांग है। तो आपका विद्युत चुम्बकीय तरंग में और तरंगे आती हैं, प्रकाश के अलावा भी और तरंगे आती हैं। तो लेकिन हमें उसको नहीं समझना, केवल हमें क्या समझना है यहाँ पर? में चाहिए प्रकाश, कि प्रकाश ही क्या है। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है जिन तरंगों का तरंगदैर्घ्य 10 अंगस्टांग से 78 अंगस्टांग, लगभग 4 अंगस्टांग से 8 अंगस्टांग तक वाली तरंगों को हमारे सुग्राहित सही संसूचित कर लेती है। सुग्राहित मीन्स अगर सुग्राहित नहीं करती तो नहीं देख पाती। मतलब यही कारण है कि जब इससे जब अधिक होती है या कम होती है, जो आपको बताया गया, इससे मान से अगर कम या ज़्यादा जब होती है तो हमारे आँखें उसको सुग्राहित नहीं कर पाती है। जब सुग्राहित नहीं करेगी तो हमें दिखाई नहीं देगी। तो हमारी आँखें जो सुग्राहित करने की जो क्षमता है केवल कितने अंगस्टांग, कितनी तरंगदैर्घ्य वाली का है? इतनी 39 अंगस्टांग से 78 अंगस्टांग तक की है। उससे ना ज़्यादा, उससे ना कम। अगर उससे ज़्यादा करते तो हमें वो भी दिखाई देती। जैसे अभी जब हम इसको और स्पेक्ट्रम को जब भी हम मैंने जब और चुम्बकीय तरंग को अध्ययन करेंगे तो देखेंगे किसकी ज़्यादा किसकी कम है, तब उसके साथ हम समझ पाएंगे कि हाँ, कि इसका एक भाग है कि नहीं है। तो पहले यहाँ पर हम यही समझने की कोशिश करते हैं कि आपका विद्युत चुम्बकीय तरंग का एक भाग है कि नहीं। तो हमने यहाँ समझा कि मतलब आपका तरंगदैर्घ्य का एक भाग है। लेकिन अब इसको हम एक्चुअली कैसे समझ सकते हैं कि एक ही भाग का है? जैसे बताने के लिए तो बता दिए इसका एक भाग है, तो इसका और जो भाग है वो कौन कौन से हैं? तो इसको जब ये भी एंगस्ट्रांग में है तो इधर भी जब हम जाएंगे तो इस एंगस्ट्रांग में रहेगा, इधर भी एंगस्ट्रांग में रहेगा। तो जब इसको हम इधर मतलब कम इधर ज़्यादा, तो मैंने हम कुछ क्या देखा? तरंगदैर्घ्य तो कम ज़्यादा माने हैं हम इसको। तो हम इसको अगर हम अलग करना चाहेंगे तो किसके आधार पर अलग करेंगे? तरंगदैर्घ्य के आधार पर अलग करेंगे। तो ये हम आगे जाने की कोशिश करते हैं। प्रकाश तो बात समझ में आ गई, प्रकाश क्या होता है, डिफिनेशन इसकी यही है। और हमें तरंग भी समझ में आ गया, तरंग क्या होता है, तरंगदैर्घ्य क्या होता है। दो चीज़ समझ जाइए बस, उसको आगे भी अपने आप बातें आपकी समझ में आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो आपकी तरंग समझ में आ गई कि स्ट्रिंग और गर्त के रूप में आगे बढ़ना है क्या कहलाता है? तरंग। स्ट्रिंग के बीच की दूरी क्या कहते हैं? तरंगदैर्घ्य। या गर्त के बीच की दूरी क्या कहते हैं? तरंगदैर्घ्य। ठीक है, अब आगे हम समझते हैं कि चुंबकीय स्पेक्ट्रम के बारे में। इसको जब बांटे तो उसको हम क्या कहेंगे? अब हमने यहाँ पर एक चीज़ हमें दिमाग में रखना है कि आपके क्या है, तरंगदैर्घ्य है। हमने एक बार बार कह रहे हैं कि आपका कोई चीज़ है, इसका एक भाग मान लीजिए 39 एंगस्ट्रांग है, इधर 78 से मान लेते हैं। इसके इधर भी कुछ होगी कम, इधर ज़्यादा भी होगी इसे। तो इसका मतलब क्या है? तो अगर हम जब आगे जाएंगे तो उसका नाम भी कुछ अलग होगा, इधर जाएंगे भी कुछ, उसका नाम भी कुछ अलग होगा।
तो हम इसको किसके आधार पर बांट रहे हैं? तरंग दैर्घ्य के आधार पर। हम किसको, इसके जो ये भाग देख रहे हैं किसके आधार पर देख रहे हैं? हम तरंग दैर्घ्य के आधार पर देख रहे हैं। तो जब हम विद्युत चुम्बकीय तरंग को किसके आधार पर? तरंग दैर्घ्य के आधार पर उसको हम बांट दें, मतलब भाग में क्या होता है, बांटना तो होता है ना, उसको बांट दें या वर्गीकृत कर दें, तो उसे हम क्या कहते हैं? विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम कहते हैं। और वही स्पेक्ट्रम कितने प्रकार के होंगे, उसमें क्या प्रकाश आता है, प्रकाश तो विद्युत चुम्बकीय तरंग है तो उसमें आएगा ही, तो उसके अलावा कौन कौन से और विद्युत चुम्बकीय तरंग है ये भी हमें पता चल जाएगी। तो हम अगली हेडिंग क्या समझने की कोशिश करते हैं? विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम। विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम। अब तो आप कहेंगे कि सर ये तो 10th में है नहीं विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम, तो हम इसलिए नहीं कह रहे हैं कि विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम 10th में आपका 10वीं कक्षा जो 10 में है तभी इसको बता, लेकिन थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि अगर हम मान लें कि विद्युत चुम्बकीय तरंग एक्चुअली जो इसका भाग कैसे बना, या कुछ जैसे दिमाग कुछ क्वेश्चन उठ सकते हैं, तो हम अगर ये पूरी बात समझे रहेंगे तो हो सकता है कि वो जो आपकी जो सस्पेंशन हो वो उत्पन्न ना हो। इसके लिए हम इसको थोड़ा और आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन आपकी जो डिफिनेशन आपकी 10 को तो यही ध्यान रखना है, ये तो इतना आपका 10 का होगा। लेकिन इसके आगे थोड़ा हम आपका बेसिक तैयार करना चाह रहे हैं कि मतलब कि आपके समझने में कोई अगर दिक्कत हो तो आप समझ सकते हैं कि मतलब ऐसा हो रहा था, ऐसा क्यों नहीं चाहिए, कैसे इसका भाग बना है, इसके लिए हम इसको बांटने की कोशिश कर रहे हैं। तो विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम ने क्या कहा कि जब विद्युत चुम्बकीय तरंग को यही इसको हम क्या कर दें? बांट दें। तो हमने देखा था उसको किस रूप में हमने इसका भाग माना। अभी हम कह रहे हैं कि विद्युत प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग का भाग है, तो हम किसके आधार पर उसका एक भाग कहा? हम बार बार किस प्रकाश की किस चीज़ की बार बार बात कर रहे थे? हम इसकी तरंग दैर्घ्य की बात कर रहे थे। तो अगर हम विद्युत चुम्बकीय तरंग को किसके आधार पर बांट दें? तरंग दैर्घ्य के आधार पर बांट दें, तो हमें पता चल जाएगा कि विद्युत चुम्बकीय तरंग कितने प्रकार की होती हैं। उसमें से एक तो प्रकाश है जिसके बारे में हमने पढ़ लिया। तो विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम क्या होगा? जब हम विद्युत चुम्बकीय तरंग को तरंग दैर्घ्य के आधार पर बांटते हैं, तो उसे हम विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम कहते हैं। यहाँ तक तो हम समझ गए कि जब हम विद्युत चुम्बकीय तरंग को तरंग दैर्घ्य के आधार पर बांटते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम कहते हैं। लेकिन हम विद्युत चुम्बकीय जो तरंग होती है इसको केवल हम आपका तरंग दैर्घ्य नहीं बल्कि आवृत्ति के आधार पर बांटते हैं, लेकिन हम इसलिए आवृत्ति नहीं लिखे क्योंकि हमने अभी तक प्रकाश का तरंग दैर्घ्य पढ़ा। अभी आपकी मतलब शुरुआत ही बेसिक है, अभी हम ज़्यादा बात लिखेंगे तो और दिक्कत होगी समझने में, इसीलिए मैंने आवृत्ति को छोड़ दिया। आवृत्ति हालांकि आप सब लोग हम बार बार कर रहे हैं कि 9th में जो ध्वनि चैप्टर उसमें आपकी तरंग दैर्घ्य, तरंग, श्रृंगार, आपका आवृत्ति ये आपकी पढ़ाई जा चुकी है, आप लोग पढ़े होंगे। तो एक बार फिर समझ लेते हैं कि जो तरंग मतलब आपकी हमने तरंग दैर्घ्य, लेकिन आवृत्ति अगर ध्यान में नहीं तो आवृत्ति क्या होती है? तो किसी चीज़ का बार बार दोहराया जाना। जैसे आपको मान लेते ये आपका श्रृंगार, आपका मतलब श्रृंग हुआ, गर्त हुआ, फिर आगे क्या स्टार्ट हो गया यहाँ से, फिर श्रृंग फिर गर्त, तो मतलब यही चीज़ बार बार दोहराई जा रही है, इसको हम क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं, जिसको हम आवृत्ति की तरह से बांट सकते हैं। मतलब एकांक समय में जितने आपका मतलब कोई बार जितनी दोहराई जा रही है उसकी आपकी आवृत्ति है, तो हम आवृत्ति के आधार पर बांटते हैं। लेकिन हम तरंग दैर्घ्य के आधार पर पढ़ रहे हैं तो हम इसको आवृत्ति के आधार पर नहीं बांटेंगे। इसको बांटना चाह रहे हैं हम इसको तरंग दैर्घ्य के आधार पर बांटेंगे। तो आपका आवृत्ति क्या होता है? किसी चीज़ का बार बार दोहराया जाना ही क्या कहलाता है? आवृत्ति कहलाता है। तो सब लोग आप 9th में थोड़ा पढ़ चुके हैं। आप जो आगे जो अच्छे से जो गहन अध्ययन करेंगे तो आपका आगे कुछ कक्षाओं में जैसे कक्षा 12 में आपका जो दिया गया है
तो आपका विद्युत चुम्बकीय हम यहाँ तक समझने की कोशिश करते हैं कि जहाँ तक हम इसको समझ पाए कि क्या कैसे क्या होता है। तो आपका विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम समझ में आ गई बात। क्या होता है जब विद्युत चुम्बकीय तरंग को हम उसको तरंग दैर्ध्य के आधार पर हम बांट देते हैं या वर्गीकृत कर देते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो जब हम बांटेंगे तो एक तरफ हम उसका तरंग दैर्ध्य रहेगा, एक उसका नाम रहेगा। तो अगर यहाँ तक बात तो समझ में आ गई प्रकाश और विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम। आगे देखते हैं, इसको हम बांटते हैं, इसको मिटाएं। तो एक तरफ लिखेंगे हम क्या, विद्युत चुम्बकीय तरंग और एक तरफ अब क्या रहेगा, तरंग दैर्ध्य। तो विद्युत चुम्बकीय तरंग जब उसको हमने तरंग दैर्ध्य के आधार पर बांटा तो कितने प्रकार के होते हैं, 7 प्रकार के। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां। अब हो गए 7 हो गए। पहले हम आपका लिखते हैं गामा। कौन सा तरंग, गामा तरंग। दूसरा आपका होता है यक्स किरण, यक्स तरंग, तरंग यक्स तरंग हो गया आपका। तीसरा होता है आपका परावैंगनी, अगला होता है आपका दृश्य प्रकाश, अगला आपका होता है अवरक्त, अगला आपका होता है सूक्ष्म माइक्रो तरंगे, तो लिखते रहे केवल माइक्रो तरंगे। ये आपकी होती है रेडियो तरंगे। ये आपके साथ हो गई। इनके तरंग दैर्ध्य की हम बात कर लेते हैं। तो इनकी जो पहले तरंग दैर्ध्य होती है आपकी होती है मतलब 0.1 एंगस्ट्रॉम से तक, यहाँ तक होती है आपकी। इससे छोटी, इतनी छोटी हो वहाँ से लेकर यहाँ तक ना 0.1 एंगस्ट्रॉम तक आपकी होती है गामा होती है। आपकी अगली वाली होती है जो यक्स तरंग होती है, उसका तरंग दैर्ध्य कितना होता है 0.1 एंगस्ट्रॉम से 100 एंगस्ट्रॉम तक। समझ में आ रहा है, यहाँ थोड़ा सा लिखावट हमारी अच्छी नहीं है। आपकी इस तरंग की कितनी तरंग दैर्ध्य होती है 0.1 एंगस्ट्रॉम से 100 एंगस्ट्रॉम तक होती है। और आपके परावैंगनी की कितनी होती है 100 एंगस्ट्रॉम से 100 एंगस्ट्रॉम से कितनी होती है 4000 एंगस्ट्रॉम तक। और जो आपकी दृश्य प्रकाश 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम तक।
अगली जो आपकी होती है 8000 एंगस्ट्रॉम से 10 करते 7 एंगस्ट्रॉम। अब अगली जो होती है माइक्रो तरंग की 10 करते 7 से 16 एंगस्ट्रॉम बना भूल गया 10 करते 7 एंगस्ट्रॉम से 10 करते 11 एंगस्ट्रॉम तक। जो एक वाली होती है 10 करते 11 एंगस्ट्रॉम से जितनी बड़ी ले लीजिए आपका सब किसमें आ जाती है, रेडियो तरंगे में आ जाती है। तो आपका यहाँ तक हमने जब इसको तरंग दैर्घ्य के आधार पर बांटा तो आपकी कौन कौन सी बनी, 7 तरंगें बनी। पहली गामा, फिर एक्स, परावैंगनी, दृश्य, प्रकाश जो होती है आपकी, अवरक्त तरंग, माइक्रो तरंग, रेडियो तरंग। तो जो आपकी गामा तरंग की तरंग दैर्घ्य कितनी होती है, 0.1 एंगस्ट्रॉम। एक्स तरंग की कितनी होती है, 0.1 एंगस्ट्रॉम से 100 एंगस्ट्रॉम। परावैंगनी की 100 एंगस्ट्रॉम से 4000 एंगस्ट्रॉम। और दृश्य प्रकाश की कितनी होती है, 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम। और तरंग क्या होती है, 8000 एंगस्ट्रॉम से 10⁻7 एंगस्ट्रॉम। और माइक्रो तरंग कितनी होती है, 10⁻7 एंगस्ट्रॉम से 10⁻11 एंगस्ट्रॉम। और रेडियो तरंग क्या होती है, 10⁻11 से जितनी भी बड़ी आप तरंग जिसकी भी होती है सब किस में आ जाएंगी, रेडियो तरंग में आ जाएंगे। लेकिन जो हमारी आँख होती है वो केवल किसको सुग्राहित करती है, केवल 4000 से 8000। हमने लिखा था आपका 39 एंगस्ट्रॉम, ये बात लिखाई थी ना, 39 एंगस्ट्रॉम से कितना लिखा था हमने, 7800। बात है कि लेकिन लगभग कितना बताया था, 4000 से 8000। तो ये जो वैल्यू आपकी जो दी गई इसमें किसमें, लगभग में दी गई है। तो हमारी आंखें किसको क्यों सुग्रहित करती है, केवल 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक हमारी आंखें क्या करती है, सुग्रहित करती है, हमें दिखाई देती है, उसी को हम क्या कर देते हैं, प्रकाश कर देते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रकाश। लेकिन एक किसका भाग है, एक विद्युत चुंबकीय तरंग का तो ये भाग है, उसी के तो अंदर आया। तो हम इसको अब कहेंगे कि नहीं कहेंगे कि विद्युत चुंबकीय तरंग जो प्रकाश होती है, जो प्रकाश होती है विद्युत चुंबकीय तरंग का क्या है, एक भाग है। गामा तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग का क्या है, एक भाग है, जिसका एंगस्ट्रॉम इतना होता है, जिसका तरंग दैर्घ्य इतना एंगस्ट्रॉम होता है। जो है एक्स तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग का एक भाग है, जिसका तरंग दैर्घ्य इतना इतना होता है। उसी प्रकार परावैंगनी तरंग भी क्या है, एक विद्युत चुंबकीय तरंग का भाग है, जिसका तरंग दैर्घ्य 100 एंगस्ट्रॉम से 4000 एंगस्ट्रॉम तक होता है। तो इसी प्रकार भी विद्युत चुंबकीय तरंग का एक भाग क्या है, प्रकाश है। तो प्रकाश हम कह सकते हैं, क्या कहेंगे कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग का एक भाग है, जिसका तरंग दैर्घ्य कितना 4 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक होता है, कह सकते हैं। तब इसको हम आई बात समझ में, क्यों हमने इसको विद्युत चुंबकीय तरंग, यही विद्युत चुंबकीय तरंग है जो हमने बात की कि जो विद्युत चुंबकीय तरंग जो है विद्युत चुंबकीय तरंग जिसका तरंग दैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम होती है, उसे हम प्रकाश कहते हैं। डिफरेंस तो समझी ना। तो मतलब एक अब कह सकेंगे पूरी तरह कि इसके अलावा भी, प्रकाश के अलावा भी तरंगें होती हैं, लेकिन वो प्रकाश नहीं होती, क्योंकि उसको हमें दिखाई नहीं देती है। क्यों, क्योंकि इन सब इससे कम, इससे ज़्यादा, दोनों को अगर इससे हम कम लें या इससे ज़्यादा लें, दोनों को हमारी आंखें सुग्राहित नहीं करती हैं। लेकिन मनुष्य के अलावा छोड़कर और भी जीव जंतु हैं जो इनको भी सुग्राहित, उनकी आंखें इनको भी सुग्राहित कर लेती, वो देख लेते हैं, लेकिन ये वाली नहीं देख पाते हैं। तो जो मनुष्य होता है केवल किसको देखता है, 4000 से 8000। अब ध्यान रखना हमेशा कि मनुष्य कितनी तरंग दैर्घ्य आपका किन चुंबकीय तरंगों का तरंग दैर्घ्य कितना होना चाहिए जो उसको सुग्राहित कर सकती है, 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम। और अगर इक्वल में देखना चाहे तो आपको 39 एंगस्ट्रॉम से 78। ये थोड़ा लगभग किसके पास, 4000 के तो पास है, ये लगभग किसके पास, 8000 एंगस्ट्रॉम के तो पास है। ये सब वैल्यू लगभग में थोड़ा दी गई है। तो यहाँ तक बस समझ में गई कि आपको हमने क्यों बांटा। तो यहाँ तक आपको तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आगे जो क्वेश्चन उठता है कि जो है, मान ली प्रकाश की डेफिनेशन हो गई, प्रकाश को मान ली हमने एक विद्युत चुंबकीय तरंग का एक भाग है, चलो ये भी हो गया। तो अब प्रकाश की आते बात किया, मतलब एक प्रकाश तरंग है, इसमें एक बात आ रही, प्रकाश एक तरंग है। तो जो तरंग है, तो तरंग को आपका क्या चाहिए, तरंग कैसे चलती है, कुछ तो उसको माध्यम की आवश्यकता तो पड़ती है ना, बिना माध्यम से तो चल तो नहीं पाएगी, भले ही दोलन करती हुई जाए। तो मतलब तरंग को मालूम चलेगी प्रकाश आपका किस में चलता है, निर्वात में चलता है।
तो ये कैसे संभव हो सकता है कि आपका जो प्रकाश जो है निर्वात में गमन करता है विद्युत चुम्बकीय तरंग होते हुए भी, तो जो आपकी जो विद्युत चुम्बकीय तरंग है ये आपकी माध्यम अपना स्वयं बनाती हैं और आगे चलती हैं। तो एक ऐसे माध्यम विद्युत चुम्बकीय तरंग की भी तो हमने सिर्फ बताया उसके भागों में बांटा, लेकिन विद्युत चुम्बकीय तरंग को भी हम आगे नहीं समझे कि क्या होती है। हालांकि इंटर का चैप्टर है, हमने बार बार कह रहे हैं कि थोड़ा हमने आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको बातें कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हो सकता है, क्यों हम इसको मतलब समझने की कोशिश थोड़ा कर लेंगे तो हालांकि समझ में आ जाएगी, उतना हाई